नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए जनवरी 2025 से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को कवर करेंगे, जो कि जनवरी 2025 में प्रकाशित किया गया है। दूसरा है पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा जनवरी के महीने में की गई थी, जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए हम इधर जनवरी महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा हमने आपको बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स कराया था, तो ये आपका करंट अफेयर्स से जो सवाल होंगे 6 अप्रैल को पीआरटी के पेपर में होने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 6 अप्रैल को पीआरटी के प्रश्न कहाँ से होंगे। तो जनवरी महीने के हम आपको 2 से 3 वीडियो देंगे, यहाँ से आएगा। साथ में बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स हमने पहले करा दिया है, वहाँ से आपको आएगा। प्लेलिस्ट हम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। 6 अप्रैल को मिलेंगे। तो पीआरटी में टोटल 15 प्रश्न आते हैं लगभग औसतन। तो 15 प्रश्न में से 10 आपके नेशनल करंट अफेयर्स से होंगे, तो 5 करंट अफेयर्स आपके बिहार स्पेशल से रहेंगे। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के हिसाब से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे भी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, एक प्रश्न फंसने की 100% संभावना मानकर चल सकते हैं। पद्म पुरस्कार से 100% संभावना है कि आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा। इसी प्रकार हम आपको हर सभी जो महीने हैं जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करा देंगे। इसके अलावा आपको हम एमसीक्यू प्रश्न अलग से कराएंगे, जिसमें बहुत सारे हम आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन करा देंगे प्रैक्टिस के लिए आपके। उम्मीद करते कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। टॉपिक पर आते हैं। बिहार से पद्म पुरस्कार 2025 के विजेता। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार आपको पढ़ने होते हैं। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा पुरस्कार होता है इसी कैटेगरी में, इससे नीचे होता है पद्म भूषण, और इससे नीचे की कैटेगरी में होता है तीसरा होता है जिसको हम पद्मश्री बोलते हैं। तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 3 प्रकार के पुरस्कार के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप सभी को मालूम है भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आपका जवाब होगा भारत रत्न। क्लियर है? अगर हम बात करें भारत गणराज्य के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की, तो भारत गणराज्य के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को हम पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं। तो दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई अवार्ड आता है तो उसको हम बोलते हैं पद्म विभूषण। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि 2025 में जो पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, पद्म विभूषण किसको दिया गया है? तो पद्म विभूषण दिया गया है शारदा सिन्हा जी को। शारदा सिन्हा जी को मरणोपरांत दिया गया है। कला क्षेत्र में मृत्यु उनकी एक जो है छठ पूजा आप सभी को मालूम है 6 नवंबर को था। 6 नवंबर से एक दिन पहले 5 नवंबर को इनका देहांत हो गया था। बेसिक जानकारी आपको मालूम होना चाहिए, सुपौल जिले से संबंधित थी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था हुलास में। क्या क्या परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है? पहला, पद्म विभूषण किसे दिया गया बिहार से? शारदा सिन्हा जी को। दूसरा है शारदा सिन्हा जी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि शारदा सिन्हा जी को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो पद्मश्री मिला है 1991 में। फिर पद्मश्री से ऊपर पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला है? 2018 में। इसके अलावा पद्म विभूषण हमने देख लिया वर्ष 2025 में। क्लियर है? तीनों पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2018 में, पद्म विभूषण जो कि भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 2025 में मिल चुका है। तो इनको तीनों पुरस्कार पद्म पुरस्कार के अंतर्गत तीनों पुरस्कार अब आज की डेट में मिल चुके हैं। वर्ष 2000 की बात करें तो 2000 में संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इतना महत्वपूर्ण करंट जो है पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। एक प्रश्न आया था टीआरई 3.0 में री एग्जाम में उषा किरण खान जी से, याद होगा आपको। उषा किरण खान जी पे जो प्रश्न आया था कुछ उस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट है आपको 1 लाइनर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है सिंपल में कि हाल ही में बिहार से किस हस्ती को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है।
शारदा सिन्हा जी को मिला है। महत्वपूर्ण तथ्य हमने इनके बारे में बता दिए जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण की बात करें तो सुशील कुमार मोदी जी को मरणोपरांत पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया है। बाकी ये सब आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं पद्मश्री पर। पद्मश्री के अंतर्गत 5 लोगों का नाम आपको याद रखना है। पद्मश्री 5 लोगों को दिया गया बिहार से। पहले हैं भीम सिंह भवेश, सामाजिक कार्य के लिए। मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए इनको दिया गया है। मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए इनको दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। आरा, बिहार के आरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये कार्यकर्ता है भीम सिंह भवेश। मन की बात के 110वें एपिसोड में भवेश जी के जो काम की मुसहर समुदाय के लिए उसकी सराहना की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इनकी संस्था है नई आशा। इसके अलावा एक किताब जो लिखी है हाशिए पर हसरत, तो हाशिए पर हसरत नामक पुस्तक किसने लिखा है? भीम सिंह भवेश जी ने। पद्मश्री के अंतर्गत पहला हो गया। दूसरा पद्मश्री किसे मिला है? किशोर कुणाल जी को। तो किशोर कुणाल जी को मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र में मिला है पद्मश्री। बस आपको इतना ध्यान रखना है इनके बारे में। इसके अलावा हेमंत कुमार जी को चिकित्सा के क्षेत्र में किडनी रोग विशेषज्ञ निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं, तो इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं निर्मला देवी जी को। निर्मला देवी जी से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार के भौगोलिक संकेत उत्पाद जीआई टैग सुजनी कढ़ाई कला में अविश्वसनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो निर्मला देवी जी से आपसे संभावना है पूछे जाने की। मुजफ्फरपुर जिले की भूसरा गांव की मूल निवासी है निर्मला देवी जी, और मुजफ्फरपुर जिले में हमें जाने का सौभाग्य मिला है। उम्मीद करेंगे कि कभी हम इस गांव में भी पहुँचें और जो इनकी कला है उससे हम भी रूबरू हों। फिर बात करते हैं सुजनी कढ़ाई कला की। तो आपसे परीक्षा में प्रबल संभावना पूछे जाने की। सुजनी कढ़ाई कला जो है बिहार के किस किस जिलों में फेमस है? तो मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले में बनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध कपड़ा हस्तकला उत्पाद है। तो सुजनी कढ़ाई कला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले और मधुबनी जिले में फेमस है, याद रखिएगा। 2006 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग इसे प्रदान किया गया था। क्लियर है। फिर बात करते हैं 5वें नंबर पर पद्मश्री किसे मिला है? तो विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज जी को। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, जिनमें जितना महत्वपूर्ण हमने आपसे चर्चा किया है बस आपको उतना याद रख के जाना है। क्लियर है। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। इंग्लिश मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं देख लीजिएगा, जो चीज़ें इंग्लिश में भी अवेलेबल रहती है हम करा देते हैं। हमेशा संभव नहीं होता है, बहुत मेहनत से सारी चीज़ें अरेंज होती हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों को हम यही कहेंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं कि कुछ चीज़ें अगर अरेंज नहीं हो पाए तो आप थोड़ा बहुत मैनेज करने का कोशिश कीजिए। बाकी हम क्लास में बोलकर वैसे भी अब कोशिश करते हैं कि बायलिंगुअल रहे क्लास। अब आते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट की बात करें तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इससे पहले आया था 2021। ये 2-2 साल पर आता है, इसीलिए इसको हम द्विवार्षिक बोलते हैं। तो द्विवार्षिक क्यों बोलते हैं कि 2021 के बाद 2023 वाला आया, 2023 के बाद 2025 वाला आया। और ये 2023 वाला रिपोर्ट कब जारी किया गया है? तो जनवरी 2025 में जारी किया गया है। कब जारी किया गया? जनवरी 2025 में। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स जनवरी 2025 का ये बताने का तात्पर्य है। इसको किसने जारी किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने ही जारी इसको किया है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 अपनी इस श्रृंखला की किस नंबर की रिपोर्ट है? तो ये 18वीं रिपोर्ट है, 18th रिपोर्ट है ISFR की। और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1987 वर्ष से द्विवार्षिक यानी हर 2 साल पर इसे जारी करता है, यानी हर 2 साल का एक डाटा जारी करता है। तो 1987 से द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। साथ में आप कमेंट कीजिएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। जो करंट अफेयर्स इसमें महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 2 प्रकार आपको आवरण देखने को मिलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में। एक है वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण किसे कहते हैं? बस आपको याद नहीं रखना, ध्यान रखना है। वृक्ष आवरण हम भूमि के उस कुल क्षेत्र को संदर्भित करते हैं जो पेड़ों से ढका हुआ है, भले ही पेड़ वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो या ना हो। यानी जंगल से हटकर जो वन का आवरण होता है, जंगल में जो नहीं होते हैं उन्हीं को हम वृक्ष आवरण कहते हैं। दूसरा वन आवरण हो जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं पॉइंट्स पर, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है
देश का कुल वन और वृक्ष आवरण, तो कुल फॉरेस्ट कवर और कुल जो है यहाँ पर ट्री कवर, तो टोटल फॉरेस्ट एंड टोटल ट्री कवर, कुल वन और वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर, ये आपको मालूम होना चाहिए। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर देश का कुल वन और वृक्ष आवरण है टोटल। जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 25.17% है। वर्ग किलोमीटर में भी याद रखना और इसे याद रखना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि वन आवरण कितना है, तो 21.76%। वृक्ष आवरण कितना है, तो 3.41%। इसको सब याद करने की जरूरत नहीं है। तो वन आवरण कितना है, 21.76%। वृक्ष आवरण है 3.41%। दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 25.17%। आगे बढ़ते हैं। देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2021 से लेकर अभी तक हुआ क्या है, तो वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने वर्ग किलोमीटर की हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर की। तो 2021 से लेकर अब तक 1445 स्क्वायर किलोमीटर का याद रखिएगा वन आवरण और वृक्ष आवरण टोटल में वृद्धि हुई है। फिर बात करते हैं वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम जो वृद्धि हुई है वो हुई है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा। तो आपको यही एक पॉइंट याद रखना है, 4 आपको याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो वन और वृक्ष टोटल आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़ है। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे वृक्ष हटा दे, केवल आपसे पूछे कि वन आवरण में अधिकतम वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो आपको याद रखना मिजोरम। तो वन और वृक्ष आवरण में छत्तीसगढ़, वन आवरण में अधिकतम वृद्धि किस में हुई है, मिजोरम में। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से हो गए। फिर आते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, शुरू से ही बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण रहा है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। और क्षेत्रफल के हिसाब का मतलब होता है कि कुल कितने क्षेत्रफल पर है, कुल कितने क्षेत्रफल पर है। तो क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो भारत के बड़े राज्य होंगे वहाँ पर वन और वृक्ष आवरण की संभावना ज़्यादा होगी। जो छोटे राज्य होंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह के जो राज्य होंगे वो इसमें नहीं आपको मिलेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैम से याद रख लीजिए, ट्रिक बना लीजिए मैम से। एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर डिफरेंस क्या था, वन और वृक्ष आवरण यहाँ पूछा गया था। यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले, तो उसमें भी मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश पहले और दूसरे नंबर पर सेम है, तीसरे नंबर पर फ़र्क है। और आपसे जो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है इस तथ्य की ज़्यादा है। क्लियर है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र वन और वृक्ष आवरण में मिलाकर शीर्ष स्थान पर है। फिर अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य की, कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में लक्षद्वीप। कुल भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई भी राज्य है तो उसका एक टोटल जो एरिया है, उसका जो टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है, कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितने प्रतिशत पर वन पाया जा रहा है। इस हिसाब से हम भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में देखते हैं। तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक पाया गया है, 91.33% सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से। तो लक्षद्वीप का मान लीजिए अगर 100% ये भूमि है तो उसके 91% भाग पर जो है क्या है, वन क्षेत्र है। ऐसे मिजोरम की बात कर लें, मिजोरम मान लीजिए इससे बड़ा भी है कोई दिक्कत नहीं, लक्षद्वीप से बड़ा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के 85% जो है भाग पर है। इसी प्रकार अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार के कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र है, 81.62। तो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से एक पहला फैक्ट आपका हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा हो गया भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, तो वन क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, मिजोरम और अंडमान निकोबार, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं मैंग्रोव कवर की। मैंग्रोव कवर आपसे पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव का कितना क्षेत्र में आता है। तो 2021 से लेकर अब तक भारत का जो मैंग्रोव कवर है 7.43 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। गुजरात में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। तो आइए देख लेते हैं मैंग्रोव से रिलेटेड जो करंट जो फैक्ट्स हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे लास्ट में दिया गया तो आप लोग देख लीजिएगा उसी हिसाब से।
मैंग्रोव आवरण की बात करते हैं तो भारत का मैंग्रोव आवरण है 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। ये आपको 4,992 जो है राउंड फिगर में भी दिया जा सकता है, तो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर भी लिख लीजिएगा। अगर ये फैक्ट नहीं रहेगा तो ये दे दिया जाएगा। तो मैंग्रोव आवरण भारत में कितना है? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 0.15%। याद होना चाहिए आपको। 2021 से कितने प्रतिशत की कमी आई है? 7.43% में। किस राज्य में सबसे ज़्यादा कमी आई है? तो गुजरात में मैंग्रोव आवरण में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। बस इतना याद रखना आपको। अब हम बात कर लेते हैं मैंग्रोव कवर 2023 में सबसे ज़्यादा किस किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 42.45% यहाँ पर मैंग्रोव कवर पाया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो गुजरात है। गुजरात में 23.32% मैंग्रोव कवर पाया जाता है। तीसरे स्थान पर बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है 12.19%। चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश 8.44%। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंग्रोव कवर आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश। फिर बात करते हैं वन अग्नि की, फॉरेस्ट फायर की। वन अग्नि या फॉरेस्ट फायर की बात करें तो जो जंगल में आग लगती है, 2023-24 के सीजन में सबसे ज़्यादा आग की जो घटनाएं हुई हैं, जंगलों में जो आग लगी है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आग लगी है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसके बाद आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जंगलों में आग कहाँ पर लगी है? उत्तराखंड, याद रखिएगा। अब वापस से करंट अफेयर्स के फैक्ट पर आते हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब यहाँ पर आते हैं, वर्तमान आकलन में भारत के वन में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? तो 7,285.5 मिलियन टन। तो 7,285 मिलियन टन याद रख लीजिएगा, 0.5 हटा भी सकते हैं। 7,285 मिलियन टन भारत में आकलन किया गया है कि कुल कार्बन स्टॉक होने की संभावना है। वन में जितना कुल कार्बन स्टॉक है कितना है? 7,285 मिलियन टन। भारत का कार्बन स्टॉक कितना CO2 के समतुल्य पहुंच गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य या CO2 इक्विवेलेंट पहुंच गया है। ये आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और बिहार के बारे में यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप सभी को मालूम है कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल वन क्षेत्र कितना है बिहार में? तो कुल वन क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है 7,532.45 वर्ग किलोमीटर। झाड़ी क्षेत्र आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो वन क्षेत्र हो गया 7,532.45 वर्ग किलोमीटर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ये पूरी प्रबल संभावना आपसे ये फैक्ट पूछे जाने की बिहार स्पेशल में। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 8%। इसके अलावा बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, जो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है कैमूर। दूसरे नंबर पर सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा? तो अगेन कैमूर है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? तो शेखपुरा। तो दोनों ही फैक्ट सेम है, चाहे सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछे कैमूर है, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछे कैमूर है, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जो है यहाँ पर दोनों ही केस में यहाँ पर देखेंगे वन क्षेत्र नहीं, यहाँ पर 1% कर लीजिएगा। सबसे कम 1% वाला जिला भी शेखपुरा है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स की ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। कल हम मिलेंगे आपसे कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर। इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थी भी यहाँ से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। साथ में आपका जो अगला क्लास आएगा वो आएगा पॉलिटी से रिलेटेड। तो बिहार स्पेशल पॉलिटी का आपको एपिसोड नंबर 2 हम आपको लेकर आएंगे। दोपहर में आपको अपडेट कर दिया जाएगा समय के बारे में। तो बिहार स्पेशल पॉलिटी की जो क्लास है वो आपको हम अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पर हम आपको अपने क्लास के अपडेट देते हैं। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक को, जिससे आपको सारे क्लासेस के अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे, जिससे आप समय पर देख सकें। आप लोगों का दिन शुभ हो और आप सभी अभ्यर्थियों को चैत्र नवरात्र की और साथ में आज ईद का भी त्यौहार है, तो ईद के त्यौहार की भी सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी अभ्यर्थियों का जो निकट भविष्य है वो खुशियों से भरा हो। जल्द ही आप सभी अभ्यर्थी सफल हो। आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।